हम अगले एक और उन्नत माइक्रोकंट्रोलर को देखेंगे जिसे ARM माइक्रोकंट्रोलर के रूप में जाना जाता है और यह बहुत लोकप्रिय है इस तथ्य के कारण कि आज आपको मिलने वाली कई डिवाइस कई मोबाइल फोन मुझे लगता है कि कैमरे और सभी विशेष रूप से पावर एक चिंता का विषय है तो हम कम पावर संचालन के लिए जाना चाहते हैं उसी समय हम ऑपरेशन की बहुत उच्च गति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन मामलों इन ARM प्रोसेसर बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और हम देखेंगे कि इसमें कई दिलचस्प विशेषताएं हैं जो इस प्रोसेसर डिजाइन को उस अर्थ में बहुत ही अनोखा बनाते हैं और हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं तो 8051 और 8085 या अन्य प्रोसेसर के बारे में जिनके बारे में हमने चर्चा की है जहां पूरी चिप का हमेशा उपयोग करना होता है इस ARM के मामले में हम पाएंगे कि ऐसे तरीके हैं जैसे कि आपको डिवाइस के एक निश्चित हिस्से का आवश्यकता नहीं है तो आप उन हिस्सों को बंद कर सकते हैं तो आपकी चिप में आप उन अंशों को शामिल नहीं कर सकते हैं और आपके पास एक चिप हो सकती है जो आपकी आवश्यकता के अनुरूप है लेकिन फिर भी ARM फिलॉसफी का पालन करता है तो हम इस माइक्रोकंट्रोलर पर गौर करेंगे तो यह ARM माइक्रोकंट्रोलर 32 बिट RISC आर्किटेक्चर है तो RISC आर्किटेक्चर का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर तो यह 32 बिट प्रोसेसर है तो यह पहले से ही समझा गया है 8051 या 8085 के विपरीत जो 8 बिट प्रोसेसर है तो अगर आप इस 32 बिट प्रोसेसर में देखते हैं तो 32 बिट प्रोसेसर का मतलब आंतरिक डेटा है जिस पर यह संचालित होता है तो यह 32 बिट है अब हमें ये प्रोसेसर मिल गए हैं तो यदि आप वर्गीकृत करते हैं तो दो प्रमुख वर्ग हैं तो यह है कि इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो हमारे पास हैं एक को CISC प्रोसेसर या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स कहा जाता है और दूसरे को RISC प्रोसेसर या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स कहा जाता है तो यह कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स है और यह एक RISC है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स है तो यह रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स के लिए जाता है तो दोनों के बीच प्रमुख अंतर क्या है यह एक प्रोसेसर डिजाइन के रूप में है तो आप नए प्रोसेसर डिजाइन कर सकते हैं हम उन्नत प्रोसेसर डिजाइन कर सकते हैं आप उस प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोच सकते हैं और वे इंस्ट्रक्शन प्रकृति में बहुत जटिल हो सकते हैं लेकिन यह प्रोसेसर कहाँ उपयोग होने वाला है तो इस प्रोसेसर का उपयोग होने जा रहा है जब आपने कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है मान लीजिए मैंने C लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है और फिर वह C लैंग्वेज प्रोग्राम तो मैं अनुवाद कर रहा हूं और वह अनुवाद संबंधित मशीन कोड की ओर जाता है और इस मशीन कोड में मुझे प्रोसेसर में दिए गए इंस्ट्रक्शन मिले हैं तो यह ट्रांसलेशन कौन कर रहा है तो यह ट्रांसलेशन कंपाइलर नामक उपकरण द्वारा किया जाता है अब यह कंपाइलर विकास प्रक्रिया कुछ अर्थों में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक इंस्ट्रक्शन जो आपके पास इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में तो यह इस मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस के एक सेट में परिवर्तित हो रहा है अतः हम कह सकते हैं कि इस हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज भाषा प्रोग्राम के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स के समूह में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो यह काम दी गई है तो यदि कुछ अर्थों में मैं कह सकता हूं कि काम इस तरह की समस्या के समान है तो मान लीजिए कि हमें एक क्षेत्र दिया जाता है एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया जाता है और आपको कुछ पैटर्न दिए जाते हैं तो आपको कुछ दिए गए हैं कुछ रेक्टेंगुलर पैटर्न कहें तो हो सकता है कि यह पैटर्न फिर कहें कि आपको यह पैटर्न मिल गया है फिर आपको यह छोटा पैटर्न मिल गया है तो आपको दिया गया है और ऐसे कई पैटर्न दिए गए हैं और आपका काम इन पैटर्नों का उपयोग करके इस ब्लॉक को भरना है तो इस पैटर्न का उपयोग करते हुए तो आपको इन ब्लॉकों को भरना होगा अब अगर मैंने भरने की कोशिश की तो क्या होगा मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक बड़ा ब्लॉक लगाया है तो यह हिस्सा यह शेष हिस्सा मुझे एक उपयुक्त ब्लॉक नहीं मिल सकता है तो मैंने एक ब्लॉक रखा जो कुछ इस तरह का है और फिर यह
व्यर्थ भाग है और बाद में मैं इसे काट दूंगा। तो कुछ अर्थों में मैं कह सकता हूं कि अगर यह बड़ी रेक्टेंगल जो मैंने खींची है, तो यदि यह वह प्रोग्राम है जिसके लिए मैं कोड उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं और ये टेम्पलेट जो मेरे पास हैं, तो उन्हें मशीन इंस्ट्रक्शन माना जाता है। फिर जैसे कि मैं इन इंस्ट्रक्शंस द्वारा इन रेक्टेंगल के माध्यम से इस प्रोग्राम लॉजिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस जटिल हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस सरल हैं, लेकिन मुझे एक सटीक मैच नहीं मिला। तो गणना के इस हिस्से के लिए मैं इस इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करता हूं और शायद इस इंस्ट्रक्शन के कुछ ऑपरेंड में मैं उन्हें 0 बनाता हूं। तो इस भाग का मेरे प्रोग्राम के लिए कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से मैं यह कर सकता हूं। तो अनिवार्य रूप से जो हो रहा है वह यह है कि ये इंस्ट्रक्शंस में मैं उस उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा हूं। अब दूसरी स्थिति पर विचार करें जहां यही प्रॉब्लम आपको दी गई है, लेकिन आपके पास जो ब्लॉक हैं वे सभी एक ही माप के हैं और वे काफी छोटे हैं, लेकिन वे सभी एकल माप के हैं। तब आप बस इस तरह की एक बहुत अच्छी फिलिंग कर सकते हैं। हम इस फैशन को अच्छी तरह से फिलिंग कर सकते हैं और यह बहुत संभावना है कि पिछले मामले की तुलना में आपके पास अपव्यय की मात्रा बहुत कम होगी। तो RISC के मामले में ऐसा ही होता है। अब तो RISC के मामले में यह अलग अलग इंस्ट्रक्शन इस बक्से की तरह है और इन सभी बक्से में वे प्रकृति में समान हैं। तो वे सभी इंस्ट्रक्शंस जो प्रकृति में एक समान हैं, उनके माप लगभग समान हैं, उनके समय की आवश्यकता एक्सेक्यूशन समय लगभग समान है। तो इस तरह से इन सभी इंस्ट्रक्शंस वे लगभग समान माप और समान अवधि के हैं। CISC प्रोसेसर के विपरीत जहां इंस्ट्रक्शन मनमाने माप के होते हैं, ये माप भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं कि 8086 प्रोसेसर है, तो आप पाएंगे कि MOV निर्देश को 2 बाइट्स से 6 बाइट्स तक के माप मिले हैं। तो एक्सेक्यूशन के परिणामस्वरूप उस इंस्ट्रक्शन को लाने में स्वयं अलग अलग समय लगेगा। यदि हम इंस्ट्रक्शंस के एक्सेक्यूशन को देखते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उदाहरण के लिए जो एक साधारण शिफ्ट ऑपरेशन करता है जिसमें केवल 3 साइकिल लगेंगे, जबकि यदि आप मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो यह 60 से 70 साइकिल लेने जा रहा है। तो इस तरह यह निर्भर करता है इंस्ट्रक्शन के अनुसार एक्सेक्यूशन समय या माप अलग अलग होगा। तो क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? तो पहले इस प्रोसेसर डिजाइन टीम और कंपाइलर डिजाइन टीम, तो वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और फिर यह प्रोसेसर डिजाइनर वे जटिल इंस्ट्रक्शंस के साथ आते थे, लेकिन कई मामलों में उन जटिल इंस्ट्रक्शंस का उपयोग कंपाइलर डिजाइनरों द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो यह RISC फिलॉसफी उस बिंदु से आया है, तो जहां कंपाइलर डिजाइनरों को समान माप के इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है और ये इंस्ट्रक्शन समान अवधि के होने चाहिए ताकि हम बहुत आसानी से समीकरण की लागत, इन इंस्ट्रक्शंस की लागत का अनुमान लगा सकें और हम बहुत आसानी से परिणामी प्रोग्राम के माप का अनुमान लगा सकते हैं। फिर परिणामी प्रोग्राम के लिए एक्सेक्यूशन का समय, तो आप उन चीजों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यही वह उद्देश्य है जिसके साथ यह RISC कंप्यूटर स्कीम और इन CISC बेस के बीच एक विपरीत अंतर इंस्ट्रक्शन आकारों के संदर्भ में है। एक और विपरीत अंतर जो आपको मिलेगा वह रजिस्टरों के संबंध में है। RISC प्रोसेसर के मामले में हम पाएंगे कि प्रोसेसर को बड़ी संख्या में रजिस्टर मिले हैं, CISC के विपरीत। तो CISC की तुलना में इन RISC प्रोसेसरों को अधिक संख्या में रजिस्टर मिले हैं जो इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन में मदद करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि यदि कुछ इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेंड वे CPU रजिस्टर में उपलब्ध हैं तो एक्सेक्यूशन सबसे तेज होगा। तो इस तरह से यह RISC प्रोसेसर, यदि इसमें बड़ी संख्या में रजिस्टर्स हैं तो कंपाइलर डिजाइनर उन रजिस्टरों पर कई अस्थायी वेरिएबल डाल सकते हैं और सिस्टम को तेज कर सकते हैं, डिजाइन को तेज कर सकते हैं। तो यह डिजाइनिंग के पीछे का फिलॉसफी है, यह RISC प्रोसेसर। तो यह ARM मूल वास्तविक रूप से एक 32 बिट RISC आर्किटेक्चर है। ARM को ऑपरेशन द्वारा विकसित किया गया है, पहले Acron RISC मशीन के रूप में जानी जाती थी। इसे उन कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है जो ARM आधारित CPU या SoC उत्पाद बनाना चाहते हैं।
अब यह एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, तो आपको कभी भी कोई चिप नहीं मिलेगा जिसका नाम ARM है। आपको चिप मिलेगा जैसे कि 8051 8085 जैसे नंबरों से बताया गया है, लेकिन आपको कोई भी चिप नहीं मिलेगा जिसे ARM नाम दिया गया हो, क्योंकि यह ARM कंपनी वे किसी भी चिप का निर्माण नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वे डिजाइन करते हैं और उन डिजाइन को विभिन्न अन्य कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है, जैसे आप XP में पा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, STM श्रृंखला और वह सब आप अलग अलग श्रृंखला पा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ARM के रूप में चिह्नित नहीं होगा। तो उनके पास अपना स्वयं का प्रोसेसर है और वे उन आवश्यकताओं जो उनके पास है के अनुरूप संशोधित होते हैं। तो ARM आधारित CPU डिजाइन हम कर सकते हैं, तो सॉफ्ट कोर विवरण के संदर्भ में उपलब्ध है। तो आप लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके ARM से ले सकते हैं और फिर आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑन चिप प्रकार के डिजाइन के लिए यह बहुत उपयोगी है। सिस्टम ऑन चिप की तरह क्या होता है, बोर्ड आधारित डिजाइन या PCB आधारित डिजाइन के विपरीत, जहां यह मेमोरी, प्रोसेसर और फिर अन्य बाह्य उपकरणों की उन्हें चिप ऑन सिस्टम डिजाइन के मामले में PCB पर अलग अलग चिप्स के रूप में डाला जाता है। तो पूरे सिस्टम को एक एकल सिलिकॉन वेफर पर रखा जाता है। तो इस तरह से सभी कम्युनिकेशन वे चिप कम्युनिकेशन हो जाते हैं और सिस्टम उच्च रेट पर संचालित होता है। लेकिन उस मामले के लिए आपको विभिन्न विक्रेताओं से सॉफ्ट कोर प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर हमें उन्हें चिप पर फैब्रिकेट करना होगा। तो यह अच्छा है। यदि आपको ARM प्रकार के प्लेटफॉर्म मिला है, तो यदि आप ARM के हिस्से ले सकते हैं जो आपके मामले के लिए सार्थक है और आप दूसरों को त्याग सकते हैं, तो इस तरह से आपके पास वेफर स्पेस की अच्छी उपयोगिता हो सकती है जो आपके पास है इस बोर्ड बेस्ड डिजाइन के विपरीत, जहां आप कहें 8051 चिप, तो पूरे चिप को बोर्ड पर होना चाहिए, तो आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार का दर्शन यह लाइसेंस धारी को ARM इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के साथ अपने स्वयं के प्रोसेसर विकसित करने में मदद करता है। तो पहली विशेषता ARM कोर की यह है कि यह बहुत सरल है और उन्हें अपेक्षाकृत कम संख्या में ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। तो कोर को बहुत सरल बनाया जाता है। तो यदि इसके लिए ट्रांजिस्टर की कम संख्या की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब है, जैसा कि मैंने कहा कि समग्र सिलिकॉन वेफर में आपको अन्य घटकों को डालने के लिए बहुत सी जगह उपलब्ध है। तो आपको सिलिकॉन प्रवाह पर अन्य कार्यात्मकताओं को बनाने के लिए पर्याप्त स्थान मिला है। अब एनर्जी खपत को कम करने के उद्देश्य से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और पाइपलाइन डिजाइन एम की गई है। तो यह एक और महत्वपूर्ण बात है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जैसे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर और सभी, और पूरी डिजाइन एक पाइपलाइन डिजाइन है और समग्र लक्ष्य एनर्जी की खपत को कम करना है। तो यह पावर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता है जब हमें ये एम्बेडेड अनुप्रयोग मिल गए हैं, और इस तरह से यह पावर का न्यूनतमकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। तो एनर्जी की खपत अगर हम कम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से यह सहायक है। आज की तरह अगर हम एक सेल फोन खरीद रहे हैं, तो इसे खरीदने का एक सामान्य मापदंड फोन का माप और उस माप में है, तो वह माप एक भाग डिस्प्ले है। तो हम यथोचित बड़े डिस्प्ले चाहते हैं, लेकिन उसी समय में इसका दूसरा हिस्सा बैटरी है। तो आप पाएंगे कि डिजाइन के दूसरे सर्किट के उसी दर पर बैटरी का माप कम नहीं हो रहा है। तो यदि आप एक छोटे माप की बैटरी लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम बिना रिचार्ज के लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो यदि आपके पास यह पावर की खपत कम हो सकती है, इसका मतलब है आपके पास इस बैटरी का माप कम हो सकता है, या आप उस समय को बढ़ा सकते हैं जिसके बाद आप डिवाइस को रिचार्ज करते हैं। इसके अलावा ARM प्रोसेसर वे 16 बिट थंब इंस्ट्रक्शन सेट करने में सक्षम हैं। तो अन्य प्रोसेसर के विपरीत ARM प्रोसेसर के 2 इंस्ट्रक्शन सेट मिले हैं। एक इंस्ट्रक्शन सेट को ARM कहा जाता है जो एक 32 बिट इंस्ट्रक्शन सेट है। एक को इंस्ट्रक्शन सेट
को थंब कहा जाता है जो एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट है। तो एक बड़ा फायदा एक 32 बिट पर 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट होने से यह है कि आपकी मेमोरी 32 बिट शब्द के रूप में व्यवस्थित होती है। तो यदि आप मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं तो एक एक्सेस में आपको अब 2 इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, तो इस तरह यह बन जाता है। तो मेमोरी एक्सेस की संख्या कम हो सकती है, इसे आधा किया जा सकता है और एक अक्ष में आपको 2 इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। तो इस तरह से पूरे ऑपरेशन को तेज किया जा सकता है और बसों पर ये ट्रांजीशन भी कम होगा। तो आपको कई मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह बस गतिविधि भी कम होगी, नतीजतन पावर खपत भी कम होगी। परफॉरमेंस, आप उच्च परफॉरमेंस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर हम देखेंगे कि कई दिलचस्प डिज़ाइन विशेषताएं हैं जो प्रोसेसर को तेज बनाती हैं। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब है कि पूरे डिज़ाइन इसे उप मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है और आपकी आवश्यकता के अनुसार तो आप बता सकते हैं कि मुझे इस मॉड्यूल की आवश्यकता है या मुझे उस मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है, तो आप उस मॉड्यूल को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पा सकते हैं कि इस पर प्रतिभूतियां ARM प्रोसेसर उन्नत संस्करण जो कि उन्हें सिक्योरिटी मॉड्यूल भी मिला है। तो यदि आपको छोटे एम्बेडेड अनुप्रयोगों के लिए सिक्योरिटी मॉड्यूल की आवश्यकता नहीं है तो आप उन सिक्योरिटी मॉड्यूल्स को अपने ऑपरेशन में नहीं डालते हैं। इसी तरह ऐसे मॉड्यूल हैं जो सिग्नल प्रोसेसिंग जॉब के लिए जिम्मेदार हैं। DSP एल्गोरिदम यहाँ बेहतर चलेगा, तो आपके मामले के लिए आपको DSP एल्गोरिदम की आवश्यकता नहीं हो सकती है, तो आप उन DSP उप मॉड्यूल की उपेक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह यह मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, तो आप उन मॉड्यूलों के सेट का चयन कर सकते हैं जिनकी आपको अपने डिज़ाइन के लिए केवल आवश्यक है। अनिवार्य भाग इंटीजर पाइपलाइन है, तो सिस्टम का वह हिस्सा जो इंटीजर ऑपरेशन करता है वह हिस्सा अनिवार्य हो, तो किसी भी इंटीजर इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित किया जाएगा तो इंटीजर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो वह हिस्सा वहाँ होगा। अन्य सभी वैकल्पिक हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प विशेषता जो ARM प्रोसेसर के पास है वह बिल्ट इन JTAG पोर्ट है। तो यह बिल्ट इन JTAG पोर्ट, तो यह सर्किट एमुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह क्या है। मान लीजिए कि मैं कुछ एप्लिकेशन विकसित कर रहा हूं, तो यह एप्लिकेशन कोड है जो मैंने कुछ माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, जो मैंने इसे लिखा है और यह एक पीसी पर बैठे विकसित किया गया है। तो यह एक पीसी है जिस पर मैंने वहां अपना प्रोग्राम विकसित किया है। तो यह एक पीसी है जिस पर मैंने अपना प्रोग्राम विकसित किया है और फिर तो यह पीसी या यह पर्सनल कंप्यूटर, इसमें आगे एक सिमुलेटर हो सकता है, इसमें माइक्रोकंट्रोलर के लिए एक सिमुलेटर हो सकता है और मैं इस प्रोग्राम को सिमुलेशन कर सकता हूं और जांच कर सकता हूं कि यह प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है या नहीं, क्या यह वांछित मूल्य दे रहा है या वह सब। उसके बाद एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट बोर्ड है जिस पर हम इस कंपाइल्ड प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जब हम इस सिमुलेटर से संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा प्रोग्राम सही ढंग से काम कर रहा है, तो मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता हूं और अब इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद तो मैं इस प्रणाली को बाहर निकाल सकता हूं और यह स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर उदाहरण बना रहा हूं, तो यहां सिमुलेशन करने के बाद मैं पाऊंगा कि यह ठीक काम कर रहा है, तो मैं इस प्रोग्राम को कुछ डाउनलोडिंग मैकेनिज्म के माध्यम से डाउनलोड करता हूं और फिर मैं इस सिस्टम को लोड पर ले जाता हूं और वहां मैं इसे स्थापित करता हूं और ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर प्रोग्राम को चलाने का प्रयास करता हूं। अब कठिनाइयां यह है कि ऐसा करते समय तो प्रोग्राम जब मैं सिमुलेशन कर रहा हूं तो यह ठीक काम कर रहा है, लेकिन जब मैं वास्तविक चिप पर डाउनलोड किया है तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर कहें यह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्यों वह माइक्रोकंट्रोलर स्वयं कुछ दोष विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए यह पाया गया है कि एक रजिस्टर की A रजिस्टर इसमें से एक विशेष बिट
हो सकता है कहे बिट संख्या 4 स्थायी रूप से 1 या स्थायी रूप से 0 है, तो हम उस बिट को बदल नहीं सकते हैं, तो वह बिट हमेशा 1 है। तो स्वाभाविक रूप से माइक्रोकंट्रोलर इस प्रोग्राम को सही ढंग से नहीं चला पाएगा, क्योंकि A रजिस्टर के लिए बिट हमेशा 1 होता है। तो सिमुलेशन में आप इस त्रुटि को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सिमुलेशन में सब कुछ उस पीसी पर ही चल रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे लक्ष्य पर डाउनलोड कर रहे हैं और तब आप यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सही ढंग से चल रहा है या नहीं, तो आप पा सकते हैं कि यह सही तरीके से नहीं चल रहा है और आपको इसका कारण जानने की जरूरत है, जैसे कि यह सही ढंग से क्यों काम नहीं कर रहा है। और उस मामले के लिए यदि आपको संदेह है कि A रजिस्टर में कुछ समस्या हो सकती है, तो आपको A रजिस्टर की सामग्री को देखने की आवश्यकता है। अब तुम ये कैसे करते हो? कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके द्वारा इस पीसी अब इस प्रोसेसर से बात करने में सक्षम होगा और यह मूल्य की जांच के लिए इसके भीतर विभिन्न रजिस्टरों की सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होगा। तो यह वास्तव में सर्किट एमुलेशन प्रकार में इसका मतलब है। तो एक JTAG पोर्ट है। वास्तव में कई उन्नत प्रोसेसर में उनके पास अब यह JTAG पोर्ट है जो डीबगिंग उद्देश्य के लिए है और हमें यह सर्किट एमुलेशन में मिला है। तो फिर आप कर सकते हैं, यह प्रोग्राम को सिस्टम में डाउनलोड करने और पूरी तरह से डीबग करने की अनुमति देगा जिस तरह से सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। तो आप इस मैकेनिज्म ICE मैकेनिज्म के माध्यम से विभिन्न रजिस्टरों का स्नैपशॉट ले सकते हैं और फिर आप विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या समस्या है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जब आप एम्बेडेड एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं इसका उपयोग करते हुए कुछ पीसी जैसे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इस ARM प्रोसेसर में के संक्षिप्त इतिहास पर एक त्वरित नज़र डालें तो यह 1985 में शुरू हुआ 26 बिट कमर्शियल RISC के रूप में पहला कमर्शियल RISC। तो 1987 में 26 बिट जिसे ARM 1 कहा जाता था संस्करण 2 को प्रोसेसर समर्थन के साथ आया था। तो यह ARM 2 ARM 3 प्रोसेसर के प्रकार में लागू किया गया था। फिर 1992 में हमें संस्करण 3 मिला जिसमें अब 32 बिट प्रोसेसर है और एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, फिर एक मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट यूनिट है। तो यह पेश किया गया है। तो यह मुख्य रूप से सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है और बहुत कार्यान्वयन ARM 6 ARM 7 है। फिर 1996 में संस्करण 4 आया तो उसको थंब इंस्ट्रक्शन सेट मिल गया था और फिर इसके साथ ही हमें थंब इंस्ट्रक्शन सेट भी मिल गया है और कार्यान्वयन हमारे पास यह ARM 7 TDMI ARM 8 ARM 9 स्ट्रांग ARM है। तो ये विभिन्न कार्यान्वयन हैं जो इसके लिए उपलब्ध हैं जिन्हें थंब इंस्ट्रक्शन सेट मिला है। 1999 हमें यह DSP और Jazelle एक्सटेंशन मिला है। तो ये कुछ अतिरिक्त कोप्रोसेसिंग सुविधाएं हैं और ARM 10 प्रोसेसर में उपलब्ध हैं। फिर हमें यह 2001 में SIMD मिला है। TTHUMB B2 थंब इंस्ट्रक्शन सेट का एक और विस्तारित संस्करण है। थंब 2 आया। फिर सिक्योरिटी के लिए यह ट्रस्ट ज़ोन आया। फिर यह मल्टीप्रोसेसिंग सुविधा आई। तो वे ARM 11 और प्रोसेसर के प्रकार में उपलब्ध हैं। फिर हमें मिला है। उसके बाद ARM में 3 अलग अलग प्रोफाइल विकसित किए गए हैं। तो सर्वर साइड के लिए उन्हें ARM मिला है, उन्हें ये A सीरीज मिली है। तो फिर माइक्रोकंट्रोलर के लिए उनके पास M सीरीज है और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए R सीरीज। फिर यहाँ 3 अलग अलग प्रोफाइल स्कीम हैं और कई अन्य अतिरिक्त सुविधाएं हैं जैसे कि यह सिक्योरिटी और इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन फीचर्स को उन्होंने पेश किया। तो इस तरह से यह ऑपरेटिव में है। तो अभी ARM का संस्करण है जो हमारे पास माइक्रोकंट्रोलर ऑपरेशन के लिए है। ये कॉर्टेक्स श्रृंखला और कॉर्टेक्स M3 M4 प्रकार के प्रोसेसर हैं। तो ये वर्तमान संस्करण हैं जो हमारे पास हैं। तो हम इस ARM आर्किटेक्चर पर गौर करेंगे कि यह इतना दिलचस्प क्यों है, यह मौजूदा प्रोसेसर के कई में से बेहतर क्यों है। तो यदि आप ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं तो यह बात है कि आपके पास यह हो सकता है, मुझे यह कहना चाहिए मैं ALU में शुरू करूंगा। तो वहाँ एक 32 बिट ALU है, वहाँ एक और रजिस्टर बैंक है जिसमें 31 32 बिट रजिस्टर प्लस
6 स्टेटस रजिस्टर मिल गया है। तो मैंने कहा कि एक RISC आर्किटेक्चर और इसके रजिस्टर आर्किटेक्चर के साथ, तो आप देखते हैं कि 31 32 बिट रजिस्टर और 6 स्टेटस रजिस्टर हैं। इस तरह से बड़ी संख्या में रजिस्टर हैं। तब ALU 32 बिट है, और तो ऑपरेशन के लिए आपके पास इन A बस के माध्यम से आने वाले एक डेटा इस ALU में हो सकता है, और एक और डेटा इस रजिस्टर से आ सकता है, और या इस मेमोरी के माध्यम से, या इस इंस्ट्रक्शन से आ सकता है, और यह है इसे हम आमतौर पर B बस कहा जाता है। और इस ALU से पहले एक बैरल शिफ्टर रखा जाता है। तो बैरल शिफ्टर का उपयोग ऑपरेंड के बिट्स को शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। तो एक इंस्ट्रक्शन में तो आप पहले ऑपरेंड को सीधे भेज सकते हैं, दूसरे ऑपरेंड को आप यह कह सकते हैं कि दूसरा ऑपरेंड वास्तव में कुछ बिट्स द्वारा स्थानांतरित किया गया है। जैसे कि यदि आप एक ऑपरेशन करना चाहते हैं तो x को x प्लस y 2 बिट्स के लेफ्ट शिफ्ट के साथ, तो यदि सामान्य प्रोसेसर है तो सबसे पहले आपको एक शिफ्ट लेफ्ट y करना होगा, और फिर आपको ADD x y करना होगा। तो 2 निर्देशों की आवश्यकता होगी, लेकिन ARM प्रोसेसर के मामले में तो आप बस ADD x y SHL 2 जोड़ सकते हैं, तो कुछ इस तरह। तो इसका मतलब यह होगा कि दूसरा ऑपरेंड, तो इसे 2 बिट्स द्वारा लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद केवल एडिशन किया जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम यह काम कर सकते हैं। तो यह एक और है। तो यह बैरल शिफ्टर इस ALU के शीर्ष पर है, तो यह इस प्रक्रिया में मदद करता है। तो इसके अलावा हमें जो मिला है, यह कहें नोट करने के लिए अन्य दिलचस्प बिंदु ALE सिग्नल है। अन्य प्रोसेसर जो हमने देखा है कि अन्य प्रोसेसर जो हमने देखा है के मामले में ALE सिग्नल, तो वे प्रोसेसर से बाहर जा रहे थे, क्योंकि इसका उपयोग एड्रेस डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए किया जाता था। लेकिन यहाँ ALE सिग्नल का उद्देश्य कुछ और है। यहाँ अगर मेमोरी चिप धीमी है तो यह प्रोसेसर को एड्रेस बार पर एड्रेस रखने के लिए अनुरोध कर सकता है। तो तदनुसार यह ALE सिग्नल रेज कर सकता है, ताकि प्रोसेसर एक एड्रेस रजिस्टर की सामग्री को एक एड्रेस बस में ALE पर उपलब्ध रखेगा जब तक कि यह ALE सिग्नल हाई होगा। तो यह ALE दिशा प्रोसेसर की ओर है। पहले जो हमारे पास था उसके विपरीत ALE प्रोसेसर से बाहर दूसरे कंट्रोल में मेमोरी चिप में जा रहा था।